हेलो फ्रेंड्स, एनटीटी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने तीसरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। अब हम पांचवा चैप्टर शुरू करेंगे, शिक्षा के सिद्धांत। पांच नंबर चैप्टर है शिक्षा के सिद्धांत। अब इसके अंदर पहला टॉपिक क्या दिया है? अनुशासन का दिया है पहला टॉपिक, कि अनुशासन क्या है और कितने प्रकार का होता है। अब अनुशासन क्या होता है? कोई भी हमारा कर्तव्य है, कोई भी नियम बनाया गया है या फिर कोई भी हमारी मर्यादा है, उनका हम क्या करते हैं? पालन। उसे क्या कहते हैं? अनुशासन। यानी नियमों और कर्तव्यों और मर्यादाओं के पालन करने को क्या कहते हैं? अनुशासन कहते हैं। हमारी किताब में दो परिभाषाएं दी हैं, एक तो टीपी नन और एक बोर्ड ऑफ एजुकेशन के अनुसार। ये किसके अंदर है? इंग्लिश के अंदर है। इनको हिंदी में ट्रांसलेट करके याद कर लेना। अब अनुशासन का अर्थ क्या होता है? कि जो छात्र है, शिष्य है, शिक्षक का अनुगामी, शिक्षक का अनुगामी और आज्ञा का पालन करना। आज्ञा का पालन करना, ठीक है। अब जो अनुशासन है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिसिप्लिन। अब ये जो डिसिप्लिन शब्द है ना, इसकी उत्पत्ति डिसिपल शब्द से हुई है। डिसेपल, डिसेल्फल, इस शब्द से क्या हुई? इसकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है। और इस डिसिपल शब्द का क्या अर्थ होता है? छात्र, शिष्य, शिक्षक का अनुगामी, यानी शिक्षक की आज्ञा का पालन करने वाला या फिर कोई भी आज्ञा का पालन करने वाला, उसे क्या कहते हैं? डिसिपल, ठीक है। फिर अनुशासन का संकुचित रूप में क्या अर्थ होता है? अनुशासन जो होता है वो बालकों की इच्छाओं, मूल प्रवृत्तियों एवं भावनाओं पर कड़ा नियंत्रण रखता है। यानी कि संकुचित रूप में अनुशासन का क्या अर्थ बताया है? इसके अंदर बालक को हर आज्ञा का पालन करना पड़ता है। उसकी खुद की इच्छा पर क्या करना होता है? उसे नियंत्रण करना होता है। और उसे आत्माभिव्यक्ति यानी खुद की इच्छा प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं होता है। यानी बच्चा क्या आ जाता है? बंधन में आ जाता है। अनुशासन का संकुचित रूप क्या होता है? कि बच्चा बंधन में आ जाता है और उसके ऊपर क्या होते हैं? बहुत सारी पाबंदियां होती हैं। उसे खुद की भावनाओं पर, विचारों पर क्या रखना होता है? नियंत्रण रखना होता है, ठीक है। अब देखो अनुशासन के कितने प्रकार हैं। इसके अंदर कितने प्रकार बताए हैं? 5 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से? पहला प्राकृतिक, दूसरा है आधिकारिक, और तीसरा है सामाजिक, चौथा है व्यक्तिक अनुशासन और पांचवा है व्यावसायिक। अब जो प्राकृतिक अनुशासन होता है ना, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर कहा जाता है कि बच्चे को प्रकृति के अंदर स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। तो प्रकृति क्या करती है? खुद ही उससे नियमों का पालन करवा लेती है। प्राकृतिक में, अनुशासन में क्या बताया? कि हमारी प्रकृति के अंदर बच्चे को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। तो प्रकृति खुद ब खुद उसे नियमों का पालन करना सिखा देती है। फिर है इसके अंदर आधिकारिक
अनुशासन। और फिर है सामाजिक। अब सामाजिक के अंदर क्या होता है कि जितने भी सामाजिक नियम हैं उनका बच्चे को पालन करना पड़ता है। समाज में चल रही परंपरा, नियम और कायदे कानून, उनका बच्चा क्या करता है, पालन करता है। और व्यक्तिगत अनुशासन के अंदर क्या होता है कि खुद की सूझबूझ से, यानी उसमें सही गलत में अंतर करने की समझ आ जाती है, अच्छे बुरे में अंतर करना बच्चा सीख लेता है, उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिगत अनुशासन कहते हैं। अब व्यावसायिक अनुशासन में क्या होता है कि कोई भी व्यवसाय करने वाला बच्चा उसके प्रति ईमानदारी दिखाता है, तो उसमें क्या आ जाती है, अनुशासन की भावना आ जाती है। ठीक है। अब आधिकारिक में क्या होता है कि कोई भी शिक्षक है, माता पिता है, उनमें सम्मान की भावना पाई जाती है, यानी छात्र में शिक्षक के प्रति सम्मान की भावना और बच्चों में माता पिता के प्रति या फिर परिवार के सदस्यों के प्रति सम्मान की भावना पाई जाती है। उसे क्या कहा गया, आधिकारिक अनुशासन कहा गया। व्यक्तिक में क्या होता है कि खुद की सूझबूझ, सोचने विचारने की क्षमता और सही और गलत में अंतर करने की क्षमता जब बच्चे में आ जाती है तो उसे व्यक्तिगत अनुशासन कहा जाता है, यानी वो खुद ब खुद क्या करता है, फिर नियमों का पालन करता है। व्यवसायिक अनुशासन में क्या होता है कि वो व्यवसाय में ईमानदार होता है, निपुण होता है व्यवसाय में और अधिक परिश्रम करता है, उसे क्या कहा गया, व्यवसायिक अनुशासन। यानी फिर व्यक्तिगत अनुशासन से बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ता है, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे कि व्यक्तिगत अनुशासन से बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ा, तो उस पे आत्म नियंत्रण होता है, यानी कि व्यवसायिक अनुशासन से बच्चे में आत्म नियंत्रण की भावना उत्पन्न हो जाती है। अब जो स्वामी विवेकानंद थे, उन्होंने शैक्षिक विचारधारा क्या दी, इनका जन्म जो है वो कोलकाता में हुआ। 1863 में जन्म और मृत्यु याद रखना, मृत्यु हुई थी इनकी 1902 में। सन 1902 में इनकी मृत्यु हुई। और उनके बचपन का नाम क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है। फिर देखो इनके प्रधानाचार्य जो थे मिस्टर एसटी, इन्होंने इनकी प्रशंसा में 2 लाइन कही। क्या कहा इन्होंने कि नरेंद्र नाथ दत्त वस्तुतः प्रतिभाशाली हैं, मैंने विश्व के विभिन्न देशों की यात्राएं की हैं, किंतु किशोरावस्था में इनके समान योग्य एवं महान क्षमताओं वाला युवक मुझे जर्मन विश्वविद्यालय में भी नहीं मिला। यानी कि इन्होंने विवेकानंद की तारीफ करते हुए कहा कि मैंने अनेकों बच्चों को देखा है, जर्मन विश्वविद्यालय की मैंने यात्रा की है और देश के कई कोनों में मैंने जाकर देखा है, लेकिन विवेकानंद जितना युवा प्रतिभाशाली छात्र मुझे आज तक नहीं मिला। फिर देखो विवेकानंद ने दक्षिण क्षेत्रों की यात्रा की, दक्षिणेश्वर धाम की यात्रा की और उनका साक्षात्कार, यानी उनकी भेंट किससे हुई, रामकृष्ण परमहंस से उनकी भेंट हुई। और जो सवाल विवेकानंद जी ने पूछे उनका सही सही जवाब किसने दिया, रामकृष्ण परमहंस ने दिया। तो वो इनके विचारों से क्या हुए, प्रभावित हुए। और दूसरी बार जब इनकी मुलाकात हुई इनसे, रामकृष्ण परमहंस से, तो इनको क्या हुआ, दिव्य शक्ति का ज्ञान प्राप्त हुआ और इनको अपना गुरु बना लिया। ठीक है। रामकृष्ण परमहंस के द्विगत यानी कि उनके मर जाने के बाद इन्होंने क्या किया, इनकी शिक्षाओं का प्रसार किया, यानी कि अनेक अनेक स्थानों पर जाकर उनकी शिक्षा का इन्होंने प्रसार किया। और अपने जीवन के अंत तक, यानी भारत में भी अपने जीवन के अंत तक इन्होंने क्या किया, उनकी शिक्षा का
प्रचार किया। और अल्प आयु में, यानी कि अल्प आयु के अंदर इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई 1902 ईस्वी के अंदर। इन्हें युवाओं की प्रेरणा कहा जाता है। फिर है शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत। क्या क्या बताया इन्होंने, इन्होंने कहा कि शिक्षा ऐसी हो जो व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक विकास करे, और जिस शिक्षा से चरित्र का गठन हो उसके। और क्या बताया इन्होंने शिक्षा के सिद्धांतों में, कि नारी शिक्षा का केंद्र धर्म होना चाहिए, यानी नारी शिक्षा का जो केंद्र है वो क्या होना चाहिए, धर्म। जनसाधारण को शिक्षित करने का प्रयास करना चाहिए, यानी कि जितनी भी जनता है उनको क्या करना चाहिए, शिक्षित करने का प्रयास करना चाहिए। और शिक्षा जो है वो गुरु गृह में, यानी कि गुरु की चरण में ही शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। अब राष्ट्रीय और मानवीय शिक्षा परिवार से प्रारंभ होती है, यानी विवेकानंद ने क्या कहा कि जो राष्ट्रीय और मानवीय शिक्षा होती है ना, वो सबसे पहले कहाँ से प्रारंभ होती है, व्यक्ति के परिवार से प्रारंभ होती है। अब देखो, शिक्षण विधि, शिक्षण विधि किसने बताया, लक्ष्मी नारायण गुप्त ने। इन्होंने क्या कहा, उनकी शिक्षा विधि मात्र आध्यात्मिक कही जा सकती है, जिसका आधार क्या है, धर्म। इस विचार में उन्होंने धर्म की विशेष पत्ति को अपनाकर शिक्षा देने के लिए इस पत्ति की विशेषताएं बताई। वित्तवर्तियों का विरोध और शिक्षा के गुणों व आदर्शों के अनुकरण हेतु अनुकरण विधि का प्रयोग। छात्रों को सुझाव करने हेतु व्यक्तिगत निर्देशन एवं परामर्श विधि का प्रयोग। मन को एकाग्र करने हेतु केंद्रीयकरण व्याख्यान उपदेश तर्क विधि का त्याग। यानी विवेकानंद ने क्या कहा कि शिक्षक का जो कार्य होता है वो केवल क्या होता है, परामर्श देना, परामर्श या सुझाव देना। यानी शिक्षक का कार्य केवल पथ का मार्गदर्शन करना होता है, बाकी कार्य छात्र स्वयं करता है। विवेकानंद ने बताया अनुशासन के बारे में। विवेकानंद ने क्या कहा कि अनुशासन का अर्थ है व्यवहार में आत्मा द्वारा निवास होना। अनुशासन के जो विचार थे ना, वो इनके विचार किससे मिलते थे, प्रकृतिवाद विचारधारा से। यानी प्रकृतिवाद विचारधारा से मिलते जुलते विचार थे इनके अनुशासन के बारे में। उनका कहना था कि बालक को अनुशासन सीखना चाहिए और उन्हें किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं देना चाहिए और बच्चे पर अनुचित दबाव नहीं डालना चाहिए। ठीक है, यानी कि बच्चे पर दबाव नहीं डालना चाहिए और किसी भी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं देना चाहिए। ठीक है, बल्कि बच्चे को क्या करना चाहिए, सीखने के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता देनी चाहिए। अब स्त्री शिक्षा, स्त्री शिक्षा के बारे में भी इन्होंने कहा कि स्त्री की शिक्षा का केंद्र क्या होना चाहिए, धर्म होना चाहिए। स्त्रियों की दीन दशा से ये क्या थे, दुखी थे। और इन्होंने क्या कहा, स्त्री को समाज में आदरणीय स्थान प्राप्त होना चाहिए और स्त्रियों की शिक्षा के पक्ष में थे। फिर है डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने क्या कहा कि भारत के अतीत में अडिग आस्था रखते हुए और भारत की विरासत पर गर्व करते हुए विवेकानंद जी का जीवन की समस्याओं के प्रति आधुनिक दृष्टिकोण या और भारत के अतीत तथा वर्तमान के बीच एक प्रकार के संयोजक थे। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विवेकानंद जी के बारे में क्या कहा कि ये अपनी समस्याओं के साथ साथ उनके प्रति आधुनिक दृष्टिकोण और भारत के अतीत और वर्तमान के बीच एक संयोजक थे। यानी अतीत और वर्तमान के बीच इन्होंने संयोजन बनाया हुआ था। फिर है शिक्षा के साधन। अब शिक्षा के साधन क्या क्या हैं,
शिक्षा के साधन कई हो सकते हैं, जैसे परिवार है, वो भी एक शिक्षा का साधन है। फिर विद्यालय या स्कूल, महाविद्यालय, चर्च है, प्रेस है, धर्म है, व्यवसाय है, आदि क्या है, शिक्षा के साधन है। फिर है सार्वजनिक जनिक जीवन, मनोरंजन तथा प्रिय कार्य। अब हमारा जो प्रिय कार्य होता है उससे भी हमें शिक्षा की प्राप्ति होती है। शिक्षा केवल विद्यालयों में नहीं मिलती, बल्कि व्यवसाय, मनोरंजन, प्रिय कार्य आदि में मिलती है। अब शिक्षा के साधन से अभिप्राय उन साधन तथा संस्थाओं से है तथा व्यक्तियों से है जो शिक्षा को नए किसी रूप में प्रभावित करती है। समाज में आरंभ से ही शिक्षा के कार्यों को संपन्न करने के लिए अनेक माध्यम विकसित हुए हैं। अब गॉडफ्रे थॉमसन एक वैज्ञानिक थे, गॉडफ्रे थॉमसन, उन्होंने शिक्षा के अलग अलग ढंग से इनका वर्गीकरण किया। एक तो साविधिक एवं औपचारिक, दूसरी अविधिक एवं अनौपचारिक। यानी कि इन्होंने दो तरीके से क्या किया, शिक्षा का वर्गीकरण किया। फिर दूसरा वर्गीकरण आता है, एक तो निष्क्रिय और एक सक्रिय। एक तो शिक्षा के क्या होते हैं, निष्क्रिय साधन पाए जाते हैं, और दूसरे सक्रिय साधन पाए जाते हैं। ठीक है। फिर तीसरा वर्गीकरण, इसके अंदर आते हैं चार, एक तो साविधिक, एक आविधिक, एक व्यावसायिक साधन, और चौथा है अव्यावसायिक साधन। ठीक है। अब जो साविधिक है ना, साविधिक के अंदर कौन कौन से आएंगे, यानी कि विधि के साथ साथ जिनके द्वारा शिक्षा दी जाती है। अब इसके अंदर दो ही बताए हैं, जैसे विद्यालय हो गया और धार्मिक संस्था। ये दो क्यों आए इसके अंदर, क्योंकि नियमों के अनुसार तो विद्यालय और धर्म संस्था के अंदर ही शिक्षा दी जाती है, इसलिए इसे साविधिक के अंदर रखा गया। अब साविधिक का सीधा सा अर्थ होता है कि कोई भी विधि के साथ या किसी नियम के साथ जो शिक्षा दी जाती है उसे साविधिक कहते हैं। अब आविधिक के अंदर कौन कौन से हैं, परिवार, समाज और राज्य। आविधिक के अंदर है परिवार, समाज और राज्य। ये तीन किसके अंदर हैं, आविधिक के अंदर है। यानी परिवार में, समाज में, राज्य में बिना ही किसी विधि, बिना ही किसी नियम के शिक्षा दी जाती है। ठीक है। अब देखो व्यवसायिक साधन जो होते हैं उसमें कौन कौन से होते हैं, व्यवसायिक के अंदर इसके अंदर होता है प्रेस, टेलीविजन, और चलचित्र, रंगमंच, पत्र पत्रिकाएं आदि। यानी कि व्यवसाय के साथ जो भी शिक्षा जुड़ी होती है, यानी प्रेस यानी मीडिया, टेलीविजन और रंगमंच, चलचित्र आदि व्यवसायिक रूप से शिक्षा के साधन है। अब अव्यवसायिक साधन कौन से होते हैं, जैसे खेलकूद है, नाट्य संघ है, और समाज कल्याण।
ये क्या है, अव्यवसायिक साधन है। ठीक है, सबसे पहले साविधिक। साविधिक के अंदर कौन कौन होते हैं, विद्यालय और धार्मिक संस्था। फिर है आविधिक। आविधिक के अंदर परिवार, समाज, राज्य। फिर है व्यवसायिक साधन, उसके अंदर होते हैं प्रेस, टेलीविजन, रंगमंच, चलचित्र आदि। और अव्यवसायिक के अंदर कौन कौन से होते हैं, खेलकूद है, नाट्य संघ है, समाज कल्याण है। अब हम चर्चा करेंगे साविधिक और आविधिक दोनों पर। अब ब्राउन ने शिक्षा के साविधिक तथा औपचारिक साधनों को व्यक्ति की नियोजित तथा विधिवत शिक्षा के लिए आवश्यक माना। ब्राउन की जो धारणा थी वो विद्यालयों में ही वास्तविक शिक्षा दी जाती थी, ऐसा उन्होंने कहा। अब जॉन डीवी ने क्या कहा, जॉन डीवी ने कहा कि औपचारिक शिक्षा के अभाव में जटिल समाज के साधनों तथा सिद्धांतों को हस्तांतरित करना संभव नहीं है। ये एक ऐसे अनुभव की प्राप्ति का द्वार खोलती है जिसको बालक दूसरे के साथ रहकर अनौपचारिक शिक्षा के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते। अब शिक्षा के अनौपचारिक साधन कौन कौन से हैं, सॉरी औपचारिक साधन कौन कौन से हैं, विद्यालय, धार्मिक संस्था यानी चर्च हो गया, फिर है पुस्तकें और पुस्तकालय। अब अनौपचारिक में देखो, इसके इन साधनों द्वारा व्यक्ति देश, काल तथा परिस्थिति से अनुभव प्राप्त करता है। अब शिक्षा के सक्रिय और निष्क्रिय साधन। सक्रिय साधन शिक्षा की प्रक्रिया पर नियंत्रण करते हैं। अब सक्रिय साधन में किस किस को रखा गया है, परिवार को, समाज को, राज्य को, इनको कहाँ रखा गया, सक्रिय साधनों में रखा गया। ठीक है, और निष्क्रिय साधनों में किसको रखा गया, मनोरंजन है या फिर टेलीविजन है, इन सबको किस में रखा, निष्क्रिय साधनों में। अब धर्म शिक्षा में क्या संबंध है, धर्म और शिक्षा के अंदर क्या क्या संबंध बताए इन्होंने, धर्म और शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। अब धर्म का शिक्षा पर प्रभाव, आज किसी भी समाज की शिक्षा उसके धर्म संदेश, उसके स्वरूप, अर्थव्यवस्था, तथ्य और वैज्ञानिक विकारों पर निर्भर करती है। मान लो कोई भी समाज है, कोई भी देश है, उसके अंदर क्या होता है कि धर्म से जुड़ी हुई शिक्षा दी जाती है विद्यालयों में, या फिर कोई भी धार्मिक संस्था होती है उसके अंदर क्या होता है कि मूलतः अपने देश के धर्म की शिक्षाएं दी जाती हैं। अब सभी देशों में शिक्षा की व्यवस्था करना किसका उत्तरदायित्व बताया है, राज्य का। यानी राज्य का उत्तरदायित्व है कि अपने देश में धर्म की शिक्षा की व्यवस्था की जाए। लेकिन राज्य का ये काम नहीं है कि वो अपनी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाए। अब धर्म तथा शिक्षण में क्या होता है कि संसार के सभी जो धर्म होते हैं उसमें सबसे बड़ा किसे माना है, अपने गुरु को माना। और शिक्षण में भी ऐसा ही होता है, यानी धर्म में भी सबसे बड़ा गुरु को माना जाता है और शिक्षण में भी सबसे बड़ा गुरु को माना जाता है। बाकी का करेंगे हम अगली वीडियो में, देख